हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। मेनली हमारा फोकस रहता है जीएनएम और यूपी सीनेट जैसे एग्जाम्स के ऊपर। तो उसी को देखते हुए हमने अभी हमारे चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज रहने वाली है। तो इसमें हम लोग सीनेट एग्जाम में आने वाले जो बायोलॉजी का सिलेबस है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वो एक ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स का लेक्चर है जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया। तो होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा, उसके बाद ही आप लेक्चर 2 पे प्रोसीड करें जिससे आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। इसके अलावा अगर आप सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेएनएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम, तो आप हमारे ऐप पर जाके, जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल, कुछ बैचेस हैं उनको चेक कर सकते हैं। वहां पे आपकी प्रिपरेशन को एक डिटेल्ड वे में टीचर्स जो है प्लान्ड वे में करवा रहे हैं। पूरी जितनी भी प्रिपरेशन है, जितने भी लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो सब हमारी ऐप पे कुछ बैचेस में चल रही है। आप वो बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज और इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलती रहे, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जो नर्सिंग गुरुकुल का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और वो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा हमारे लेक्चर का ये बेसिक रहता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर कोई मेजर कॉन्सेप्ट है तो उसको और भी डिटेल में देख लेते हैं, और जो ऑप्शन सही है उसको तो मार्क करते ही हैं, जो गलत है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ये फोकस रहता है कि सीनेट एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो अगर आपको एक गेस वर्क करना है तो उसके लिए आपको गेस वर्क करने के बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं कि पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे। तो गेस वर्क के लिए आपको ओवरऑल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपको सही ऑप्शन सही क्यों है ये पता है, और गलत ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों सही नहीं है वो भी पता है, तो आप इजीली अपने एग्जाम में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सारे ऑप्शंस को भी देख लेंगे जहां जहां पे रेलेवेंट रहेगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स जो है, आपने एक बार अगर एनसीईआरटी से पढ़ रखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे। यहाँ पे वही क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन इन अ सीड। तो जब हम लोग एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। जब सीड बन जाता है तब वही बचा हुआ एंडोस्पर्म कॉटिलेडन्स बना देता है। ठीक है, तो कॉटिलेडन का भी क्या काम होगा, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, यानी कि फूड प्रोवाइड करना सीड को। अब हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग फूड टू द एम्ब्रियो, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यही ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग फूड टू द एम्ब्रियो। तो कॉटिलेडन्स का एक आपके में डायकॉट्स का स्ट्रक्चर गिवन है, सीड का, डायकॉट सीड का, वो ऐसे है। उसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। देखिए, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस ईए से डिनोट कर रहे हैं और ये गिवन है कॉटिलेडन्स। ठीक है, ये डायकॉट सीड है, कॉटिलेडन्स, इसमें मार्क कर देते हैं डायकॉट सीड। ठीक है, तो ये डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं। तो जब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करता है तब तक इसको वायबल यानी जिंदा रखने के लिए फूड कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो वो न्यूट्रिशन ये कॉटिलेडन्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी के ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो, नहीं, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन का काम कॉटिलेडन्स का नहीं है। हेल्पिंग इन सीड डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल में वाटर, एयर, ये सब एक्सटर्नल एजेंट्स काम करेंगे। एडिंग इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, वो ऑप्शन इररिलेवेंट है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, हमने लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया था। यहाँ पे इसको छोटे से डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये एक फ्लावर का थैलेमस है। अगर इस फ्लावर में सिर्फ ये कार्पल प्रेजेंट है या फिर सिर्फ ये स्टेमन्स प्रेजेंट है, बाकी के एक्सेसरी ऑर्गन्स होंगे, मतलब सेपल्स प्रेजेंट होंगी, पेटल्स भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा। यहाँ एक फ्लावर में ओवेरी और
स्टेमन दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे कि यहाँ ओवरी है तो हम लोग इसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे, और यहाँ पे स्टेमन्स प्रेजेंट है तो इसको हम लोग मेल फ्लावर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि पपाया प्लांट डायोशियस होता है, मतलब पपाया के एक पेड़ पे एक ही टाइप के फ्लावर्स आएंगे और दूसरे पेड़ पे दूसरे टाइप के, मतलब एक पेड़ पे मेल फ्लावर्स हैं और दूसरे पेड़ पे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो दो पेड़ होंगे तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, तभी सीड फॉर्मेशन हो पाएगा। तो हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछा है तो पपाया हो जाएगा। ऑप्शन में हमें पपाया सबसे पहले ही दिख गया, इसको टिक कर देते हैं। बाकी अगर आपने रियल लाइफ में इन फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि हिबिस्कस में, रोज में, सनफ्लावर में दोनों ही चीजें हैं, मतलब क्या ओवरी और स्टेमन दोनों मिलते हैं, इसलिए बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखिए हमारी एनसीईआरटी में 4 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स दिखाए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे, उसके बेसिस पे हम आपको डिफाइन करते चलेंगे कहाँ पे कौन कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट है। देखिए अनीमोफिली में विंड होता है पॉलिनेटिंग एजेंट। जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो, यानी विंड के थ्रू एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन जाएगा, तब उसको अनीमोफिली बोलते हैं। अनीमो वर्ड का मतलब ही विंड से रिलेट करना होता है। ठीक है, एंटोमोफिली ये इंसेक्ट्स के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में तब हम लोग उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर लेके जा रहा है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक। और जूफिली मतलब जू का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, एनिमल से रिलेट करते हैं, तो जूफिली में एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं। कौन से एनिमल्स, जैसे बीज हो गए, रैट्स हो गए, माइस हो गए, इन सबको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। What is the primary source of food for the developing embryo in a seed? तो एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। जब भी एक सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस चलनी होती है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, वो खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो में क्या होता है, सक्सेसिव डिविजन होते रहते हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो उसके लिए चाहिए कुछ फूड। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हो गया एंडोस्पर्म। जब सीड प्रॉपर बन जाता है तब एंडोस्पर्म की जगह उसको हम लोग कॉटिलेडन्स आ जाते हैं वहां पे, तब उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड अगर नहीं बचा हुआ है, कॉटिलेडन वहां पे एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, तो उसको ऐसा बोलने लगते हैं। प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप करता है और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप करता है। तो ये सारे सोर्स ऑफ फूड नहीं है, ये कौन से पार्ट्स आगे जाके बनाएंगे उनके बारे में गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्जल। हमने अभी लेक्चर में पहले भी डिस्कस किया, सीड डिस्पर्जल में विंड, वाटर, एनिमल्स तीनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं हम लोग विंड, वाटर, एनिमल्स को, वैसे यहाँ पर ये सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं, तो सीड्स इनके थ्रू जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ओवेरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है। ये तो आपने अगर पूरी प्रोसेस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि देखिए अगर इस तरीके से ये ओवेरी होती है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे इंटेग्यूमेंट्स बने होते हैं और यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरी के अंदर। तो जो ये ओवेरी है, ओवेरी बन जाती है फ्रूट। ठीक है, ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कवरिंग होती है ओव्यूल की, वो बना देता है सीड कोट। और जो ये ओव्यूल है अंदर दिख रहा होगा, होपफुली मेरी स्क्रीन के पीछे ना चला जाए, ओव्यूल ये बना लेता है सीड। तो अगर आपको इनका सीक्वेंस याद है, ये किस तरीके से प्रेजेंट है, तो आप इजीली ये भी देखिए, फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड के ऊपर सीड कोट होता है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही देखना है ना, ऐसा याद रखना है। अगर हम लोग इसको एज अ स्ट्रक्चर याद रखें तो सबसे पहले हमारी कार्पेल है, कार्पेल में स्टिग्मा है, स्टाइल है, फिर सबसे नीचे ओवेरी वाला पार्ट आ रहा है, ओवेरी वाले पार्ट के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल के बाहर एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, वहां आपने देखा होगा ओव्यूल के बाहर कवरिंग लेयर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इंटेग्यूमेंट सीड कोट बना देते हैं जाके ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं, और जो ओवेरी है पूरी वो फ्रूट बना देती है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। तो अभी हमने इससे जस्ट पहले डिस्कस कर लिया है इस बात को कि इंटेग्यूमेंट्स प्रोवाइड इसको प्रोटेक्ट करते हैं ओव्यूल्स को इनसाइड द ओवरी। तो हम लोगों ने इंटेग्यूमेंट्स वाला ऑप्शन देखा और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है सेपल, तो सेपल का काम होता है बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, और प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा कनेक्ट करती है ओव्यूल को ओवरी से, तो प्लेसेंटा प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं कर रही है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद। अब तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, उसके अलावा जो मेल गैमेट एक और है उसका फ्यूजन होता है फीमेल जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर प्रेजेंट सेंट्रल सेल से, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो आप पहले तो इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये डबल फ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक रहती है, एक तो ये मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो वहां से जाइगोट बन जाता है, ठीक है। ये एन रहता है, ये भी एन, यानी कि हैप्लॉइड, और जाइगोट बन जाता है डिप्लॉइड। इसके अलावा एक बचा हुआ मेल गैमेट एन फ्यूज कर जाता है सेंट्रल सेल से। सेंट्रल सेल रहता है 2n प्लॉइडी का यानी डिप्लॉइड। तो यहाँ अब बनेगा क्या 3n, तो इसको ही हम लोग बोल देते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है 3n। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो दो सेल्स जो फ्यूज हो रहे हैं फीमेल्स वाले उनका नाम हमें बताना है। इसमें मेल गैमेट का फ्यूजन पूछा है किससे होता है, तो हम लोगों को इसमें आंसर में क्या ढूंढना है, एक तो हमें एग सेल और एक सेंट्रल सेल ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है एग एंड सेंट्रल सेल, इसी को टिक कर देंगे, ये सही है। ध्यान रखना है ओव्यूल हैप्लॉइड नहीं होता है, ओव्यूल डिप्लॉइड होता है। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर से ही ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस सेल्स फिल्ड होते हैं उनमें से कोई एक मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। एंटीबोटल सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, ये एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट होते हैं चलाजल एंड पे। एम्ब्रियो बाद में बनती है जाइगोट से। एंडोस्पर्म 3n होता है, इसका कोई यहाँ मेल गैमेट से फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं आ रहा। सिनर्जिड्स डिजेनरेट कर जाते हैं। सिनर्जिड्स के पास में फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक और ले जाता है एग सेल तक की, ठीक। ओवेरी जो होती है, ओवेरी तो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल और सेंट्रल सेल और बाकी के सारे सेल्स प्रेजेंट है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम के लिए। Which type of flower has both reproductive organs but cannot perform self pollination? अब कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, तो वो क्या है, इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं कि ऑर्गन्स हैं दोनों, दोनों टाइप की गैमेट्स भी फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म प्लांट के अंदर है कि वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है सेम पेड़ होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इन्होंने फ्लावर भी सेम कर दिया यानी ऑटोगैमी, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हमें वहां ढूंढना है जहाँ इनकम्पेटेबिलिटी गिवन हो, तो सेल्फ इनकम्पेटेबल इसका आंसर है। बाकी के सारे आपको जो गिवन है ये डायोशियस और मोनोशियस ये प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अगर आपको इन सब चीजों में कोई डाउट है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, वहां हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में? सीड बनता है, बिल्कुल सही है, सीड बनता है। फ्रूट बनता है, हाँ फ्रूट भी बनता है। एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म भी बनता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए जब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वो डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाती है। फिर उस एम्ब्रियो से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बाद में सीड बन जाती है और सीड में कॉटिलेडन्स बन जाते हैं। सीड के बाहर जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है, ठीक है। तो यानी ये सारी ही चीजें एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मिल रही हैं, तो ये हमने टिक कर लिया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ सिनर्जिड्स इन द एम्ब्रियो सैक? तो सिनर्जिड्स का क्या रोल होता है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को हम लोग जल्दी से एक बार और बनाएंगे इसको। यहाँ पे ऐसे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं
एंटीपोडल्स, ठीक है। 3, बीच में ऐसे सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, बीच में सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, और नीचे यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड होगा इस जगह पे, यहाँ पे 2 सेल्स ऐसे प्रेजेंट है और 1 सेल ये प्रेजेंट है। तो ये जो 2 एक से सेल हैं ये सिनर्जिड्स हैं, इन्हीं के पास में फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। ये हमारा मेन एग सेल हो जाता है, इसी को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसका डायग्राम बनाया है, एम्ब्रियो सैक का, ठीक। अब इसमें रोल ऑफ सिनर्जिड्स क्या है, तो सिनर्जिड्स के बारे में बताया ना कि यहाँ फिलफॉर्म अपैरेटस है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, तो हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जो गाइड द पॉलन ट्यूब। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, गाइड द पॉलन ट्यूब। बाकी के ऑप्शन रीड कर लेते हैं। नरिश द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का नरिशमेंट का काम करता है एंडोस्पर्म, तो ये तो नहीं है। फॉर्म द जायगोट, जायगोट फॉर्मेशन किससे होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। प्रोड्यूस द एग सेल, एग सेल को प्रोड्यूस कौन करता है, एग सेल का प्रोडक्शन होता है जो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वहां पे से एक सेल जब डिवाइड करता है उसमें मियोसिस होती है, फिर 3 बार माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तब जाके एग सेल बनता है। तो इसका कोई भी लेना देना सिनर्जिड से नहीं, सिनर्जिड तो खुद ही एक प्रोडक्ट है जब माइटोसिस और मियोसिस कंप्लीट हो जा रही है उसके बाद में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें गिवन है व्हाट प्रिवेंट्स द पॉलिनेशन, नहीं, व्हाट प्रिवेंट्स द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स ऑफ अनदर स्पीशीज। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इंटर स्पेसिफिक पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है। इनकम्पैटिबिलिटी रीजन, लैक ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, या डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर्स। तो एक्चुअली ये तीनों ही रीजंस होते हैं। देखिए जब जेनेटिक्स में डिफरेंस है तो कोई भी प्रोसेस आगे नहीं होगी। आपको आम के पेड़ पे आम का ही फल मिलेगा और सेब के पेड़ पे सेब का ही फल मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे जेनेटिक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। जब जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन आता है उसी टाइम पे पॉलन पिस्टल कंपेटिबिलिटी चेक हो जाती है, पॉलन ट्यूब डेवलप करेगी नहीं करेगी, वो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक तक, फिर फर्टिलाइजेशन होगी नहीं होगी। ये सब एक जेनेटिक डायलॉग चलता है। एनसीईआरटी में इसको लेकर एक पूरा पैराग्राफ गिवन है पोलन पिस्टल कंपेटिबिलिटी पे, तो वहां से रेफरेंस है इस क्वेश्चन का। तो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होगी क्योंकि इसकी स्पीशीज डिफरेंट है। लैक ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ही जेनेटिक डायलॉग सही नहीं होगा, मतलब जेनेटिक के लेवल, जो जेनेटिक्स के लेवल पे ये प्रोसेस आगे नहीं प्रोसीड कर सकती, तो इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। फिर डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर, 2 स्पीशीज हैं दोनों में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है, तो फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये सभी रीजंस कंट्रीब्यूट करेंगे कि ऐसे पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन दूसरे पेड़ के ओव्यूल में नहीं हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग चलते हैं अब। व्हाट इज द मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, मतलब मैच्योर ओव्यूल को हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद बोलते क्या है। तो हमने अभी बात की थी कि ओवेरी क्या बना लेती है, ओवेरी बनाती है फ्रूट, तो ओव्यूल क्या बना लेगा, ओव्यूल बना लेगा सीड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्रूट किससे बनता है, ओवेरी से। एम्ब्रियो किससे बनती है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। पोलन ग्रेन मियोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर सेल में, ठीक है। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेल गैमेट्स आर कैरीड टू द ओवरी बाय, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू ये पहुंचते हैं सिनर्जिड्स और उसके बाद एग सेल तक। बाकी स्टाइल देखिए, स्टाइल ऐसे प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा है, ये जो पोर्शन है ये ओवेरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे जब पोलन आता है और वो जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब डेवलप होती है। पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं और ये मेल गैमेट्स इस पोलन ट्यूब के ही थ्रू ओवेरी तक पहुंचते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। बाकी ये बेसिक भी आपको समझ में आ भी गया होगा एक ही बार में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। What is the process of formation of male gametes called? बहुत सिंपल क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जब ओव्यूल बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जब पोलन ग्रेन बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो फॉर्मेशन, गेमेटोजेनेसिस में मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों आते हैं। तो अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमको छोटा सा इसका एक रिकैप लेना हो प्रोसेस कैसे होती है, तो हम उसको लिखेंगे
सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो कि 2n। ये कहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ होती है? आपने एंथर का स्ट्रक्चर देखा है? एंथर का स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरीके से होता है एंथर। ये नीचे हो गया, ये एंथर, ये फिलामेंट। एंथर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं बायलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इनके अंदर भरे होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन सकते हैं, फिर उनसे आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2n, इसमें से डिवीजन होगा कैसा? मियोसिस। मियोसिस में 2n का n बन जाता है, तो यहाँ बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, तो इस तरीके से बनते हैं ऐसे करके। ये 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं, लेकिन ये एनप्लॉइडी के होते हैं, हेप्लॉइड। फिर इनमें कैलेस एंजाइम आता है जो कि टेप्टम लेयर बनाती है, और उसके बाद में अलग होकर बना लेते हैं एक एक माइक्रोस्पोर, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एन। फिर इस माइक्रोस्पोर में होती है माइटोसिस की प्रोसेस, ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस से बनता है पॉलन ग्रेन। कैसे? यहाँ पे ऐसे करके है, इसमें ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये प्रोवाइड करता है फूड के लिए। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स हो जाती हैं, एक इंटाइन, एक एक्साइन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की, एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की, इंटाइन लेयर पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये इसके बेसिक्स हैं। फिर हर एक पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होती है जर्मिनेशन के टाइम पर। जब वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब माइटोसिस से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो अभी ये जो आप वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियाई बना देता है जाके। जो पोलन ट्यूब बनती है उसमें ट्यूब न्यूक्लियाई, और जनरेटिव सेल जाके 2 मेल गैमेट्स बना देता है। तो फाइनली एक एरो से यहाँ लिख लेते हैं, इस जनरेटिव सेल से इससे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 मेल गैमेट्स। तो एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूजन कर लेता है जाके ट्रिपल फ्यूजन के लिए। तो ये आपकी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को हमने समझा है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में डिटेल में गिवन है और आप इसको डिटेल में पढ़िए भी, क्योंकि इसके किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है। और ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली चीजें हैं जिनसे आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए फंसेगा नहीं, आपको आ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? गैमेट्स वाले स्ट्रक्चर जो मियोसिस से बने होते हैं। मियोसिस का प्रोडक्ट हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसकी प्लॉइडी एन हो। तो एन प्लॉइडी होने का मतलब है वो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस होगा। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। जब भी कोई सेल 2n से n बनेगा तो वो मियोसिस से बनेगा और तभी वो हैप्लॉइड है, ठीक है। इसमें हमें गैमेट्स ढूंढ लेने। यूजुअली गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड है ना, तो यहाँ मार्क लिख भी लेते हैं कि गैमेट्स देखना। ये कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। तो जाइगोट तो 2n होता है, फर्टिलाइजेशन से बना, तो ये गलत हो गया। पॉलन ग्रेन और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, 3 ऑप्शन हमें गिवन है। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट है। अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि माइक्रोस्पोर का जब टेट्राड बनता है तो वो मियोसिस के थ्रू बनता है, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाता है पॉलन ग्रेन में। तो ये हो गया हैप्लॉइड। तो हम लोग यहाँ पे इनकी प्लॉइडी भी मेंशन करते चलते हैं, जैसे कि जाइगोट है 2n क्योंकि ये बना है फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन ऑफ एग सेल और मेल गैमेट से। पोलन ग्रेन n है क्योंकि ये मियोसिस का प्रोडक्ट है। एंडोस्पर्म 3n प्लॉइडी। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, सेंट्रल सेल और मेल गैमेट के, ठीक है। और एम्ब्रियो बनता है जाइगोट के डेवलपमेंट से, तो ये भी 2n होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला गया है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टोर्स नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स। तो नेक्टर नेक्टरीज में फिल्ड होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अमृत ग्रंथियां, ठीक है। यहाँ पे नेक्टर होता है। अच्छा, नेक्टर होता किस लिए? जब भी कोई पॉलिनेटिंग एजेंट है वो फूल के पास क्यों आएगा? सबसे पहले अट्रैक्शन दिया जाता है उसको, किसी भी इंसेक्ट को, मान लीजिए इंसेक्ट है या बर्ड है, तो सबसे पहले उसको अट्रैक्शन दिया जाता है। वहां पे कलरफुल पेटल्स जो होती हैं फ्लावर की, उनका रोल होता है।
तो वहां पे जब एक फ्लावर है उसके पास में पेटल्स होती हैं, वो कलरफुल होती हैं, या फिर सेंट होता है, कुछ फ्लावर में ओडर होती है। ओडर का मतलब कोई बहुत अच्छी सी महक आ रही होगी जिसकी वजह से कोई भी पॉलिनेटर वहां पे अट्रैक्ट होके आएगा। उसके बाद में उस अट्रैक्शन के लिए तो वो आ गया, फिर उसको कुछ मिलना भी तो चाहिए, वहां पे वो नेक्टर ले जाता है। नेक्टर के साथ में ही वो पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर लेता है, एक जगह से पॉलन ग्रेन्स दूसरी जगह पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसका आंसर हमें सिंपल सा सामने ही दिख गया, नेक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38। In double fertilization, the second male gamete fuses with the central cell to form। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इतनी बार डिस्कस किया, अभी इस लेक्चर में इतनी बार डिस्कस किया, तो बनता क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर है एंडोस्पर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिए कि जो सेकंड मेल गैमेट है इसकी प्लॉइडी क्या है, एन, और ये फ्यूज कर रहा है जाके सेंट्रल सेल से जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसको बोलते हैं 2n। तो ये बनाता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, 3n, और इसी को हम लोग बोलते क्या हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ये कब पॉसिबल है, डबल फर्टिलाइजेशन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 39th। तो 39 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का फीचर, तो सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एजेंट लाइक विंड और इंसेक्ट, अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, डज नॉट इन्वॉल्व एक्सटर्नल एजेंट्स और हैपेंस इन अ क्लस्टोगेमस फ्लावर। तो सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, क्यों, समझते हैं वन बाय वन। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन हो, मतलब एक पेड़ से पॉलन ग्रेन आए दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर, यानी एक जगह से पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो चाहिए क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं, विंड हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, जूफिली, एंटोमोफिली, एनीमोफिली विंड के थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली। तो यानी एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत है, इन्होंने बोल दिया था एक्सटर्नल एजेंट डज नॉट इन्वॉल्व, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, नॉट लिख दिया ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर सेम फ्लावर नहीं, सेम फ्लावर होने के लिए तो ऑटोगैमी होती है। जब सेम फ्लावर में हो रहा होता है ना तो ऑटोगैमी बोलते हैं, और सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर है तो जिटोनोगैमी कहते हैं। फिर इसमें गिवन है ऑप्शन नंबर डी, व्हाट हैपेंस इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स कभी खुलते ही नहीं है, मतलब ऐसा फ्लावर है, उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन बना और डायरेक्टली वहां से स्टिग्मा के पास पहुंच गया, वहां पे 100% फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सीड्स जरूर बन जाएंगे। तो वहां पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो ये यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन तो कभी भी नहीं होगी, इनमें तो हमेशा ही ऑटोगैमी पॉसिबल है। इसलिए हमारा 39 का आंसर नंबर ए सही है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, इंसेक्ट हो या विंड। इसी के साथ आ गए हम लोग हमारे इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। तो जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा स्टिग्मा पे तो क्या होगा, तो उस टाइम पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। देखिए, सबसे पहले पॉलन ट्यूब बनेगी, वहां पे हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, एक बार आप डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। देखिए, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसके बाहर स्पोरोपोलिन की लेयर प्रेजेंट है। किसी किसी पॉइंट पर स्पोरोपोलिन की लेयर एब्सेंट होती है, जहां पे वो नहीं है वहां से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस पॉलन ट्यूब में यहाँ पे होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो बाद में बनाता है ट्यूब न्यूक्लियाई, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बनाता है ट्यूब न्यूक्लियाई, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है स्टाइल के अंदर। फिर इसी के जस्ट ऊपर एक और सेल प्रेजेंट है, ये, इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। ये बनाता है मेल गैमेट्स, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बनाता है जनरेटिव सेल। तो इन्होंने पूछा था कि पॉलन जर्मिनेशन जब स्टिग्मा पे हो जाएगी तो सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जब ये जनरेटिव सेल पहुंचता है ना एम्ब्रियो सैक में और सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है और नीचे एग सेल से फ्यूज करता है, तब वहां पे जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी ये दोनों ऑप्शंस तो तब पॉसिबल हैं जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। एम्ब्रियो सैक मेयोसिस से बनता है और वो
पॉलन ग्रेन से आने से पहले का प्रोसेस है, जर्मिनेशन से नहीं, वो उससे भी पहले का, वो मेगा स्पोरोजेनेसिस से बाद में बनता है एम्ब्रियो सैक। तो हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इस लेक्चर में काफी बेसिक क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अलावा ट्रिपल फ्यूजन और ऐसे बस एक दो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं जो काफी ऐसे थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर नंबर 1 था वहां पे काफी मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो एक बार आप उस लेक्चर को देखिए, उससे आपके जो इस चैप्टर को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। होपफुली आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए है, आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं।